बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसका जिक्र नहीं होता। जिक्र नहीं होता मतलब उसकी हर जगह भूमिका जरूर होती है, उसकी बात नहीं होती, उसकी चर्चा नहीं होती। चाहे वो छोटा सा निर्माण हो, चाहे वो बड़े से बड़ा निर्माण हो, चाहे वो झोपड़ी बनी हो, चाहे बड़े से बड़ा महल बना हो, बड़े से बड़ा पुल बना हो, चाहे किसी भी प्रकार का निर्माण अगर है तो वहाँ हमेशा जो चर्चा होती है वो उसके आर्किटेक्ट, उसके इंजीनियर्स और उसको बनाने वाले की होती है। किसने उसे बनवाया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती जिसकी मेहनत की वजह से वो तैयार होता है, और वो होता है मजदूर। मजदूरों की बात कभी भी होती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उसी की होती है। उसकी तकलीफ़ों, उसके दुखों, उसकी स्थितियों पर कभी चर्चा नहीं होती। उसके नाम का एक दिन जरूर होता है, लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरती, उसकी स्थितियां नहीं बदलती, उसके हालात नहीं बदलते। उस मजदूर की जब बात आती है तो जिक्र होता है उन यूनियंस का जो मजदूरों को उनके हक दिलाने का दावा करती हैं, लेकिन ये हक कितना उन्हें मिल पाता है इस पर कभी भी चर्चा नहीं होती। एक बात और कि हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी संस्थाएं या सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण हो गया। ऐसे में जो यूनियंस थी, जो ट्रेड यूनियंस थी, जो मजदूरों की यूनियंस थी, वो क्या कर रही थी, वो कहाँ पर थी, इस पर भी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी तेज़ी से तमाम जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं जहाँ पे मज़दूरों को उनका हक मिलता है, जहाँ पर जिसकी वजह से उन्हें सही रोज़गार मिलता है, उन्हें हर वक्त काम मिलता है, वो सार्वजनिक संस्थाएं अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही, यानी कि निजी हाथों में सीधे वो पहुँच रही हैं। तो निजीकरण से किसे लाभ हो रहा है, किसे हानि हो रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मजदूर यूनियनें जो हैं वो क्या कर रही हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मजदूरों की जब बात होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो वर्ग होता है, मजदूरों में भी बहुत सारे वर्ग होते हैं, कामगारों में भी बहुत सारे वर्ग होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग होता है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या उससे नीचे के जो लोग होते हैं। उनके भी अलग अलग फेडरेशन बने हुए हैं। वो फेडरेशन क्या कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो मजदूर हो, उनके जो फेडरेशन है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, और वो इन दिनों क्या सोच रहे हैं उस निजीकरण के बारे में जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो हमारे साथ आज ऐसे ही एक फेडरेशन के प्रमुख व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। चेयरमैन हैं आप, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सेल, साथ में सेल के SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन न्यू दिल्ली के आप प्रेसिडेंट हैं। हमें आपसे बात करेंगे। और डॉक्टर श्री सुनील कुमार रामटेके जी हमारे बीच में हैं। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो यूनियन है उन्होंने एक, कहते हैं कि रस्म अदायगी की है कि उन्होंने निजीकरण के खिलाफ बोला है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में सीरियस है यूनियनें इस निजीकरण के खिलाफ? ऐसा है, सबसे पहले तो आपने यहाँ आपके स्टूडियो में हमको आमंत्रित किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे फेडरेशन की ओर से। लंबे समय से अभी निजीकरण का चल रहा है, और शायद आपको मालूम होना चाहिए कि विगत 10, 15, 20 वर्षों से हम निजीकरण को लेकर के अनेक बार आंदोलन किए, रेल रोको आंदोलन किए, और दिल्ली रामलीला मैदान में बहुत बड़ी बड़ी लाखों लोगों की भीड़ में भी कार्यक्रम। उस समय मैं उदित राज जी के साथ में भी कम से कम रामलीला मैदान में 12 लाख 13 लाख की भीड़ में, उस समय CPI CPM के तमाम नेता और सारे लोग। तो उस समय उदित राज जी भी किसी राजनीतिक फोरम में नहीं थे, बट वो इतनी बड़ी रैली में हम लोग जॉइंट रैली मिलकर के इतना बड़ा कार्यक्रम किए और संघर्ष करते आ रहे हैं। पर निजीकरण का जो आंदोलन है अभी हमारा जारी है, और निजीकरण लगातार हो रहा है, वो थम नहीं रहा है जी। और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ, निजीकरण से मतलब राष्ट्र का, इस देश का
नुकसान ही है। विशेष रूप से हमारा ये मानना है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसको हम सीधी सीधी बात बोलते हैं, जो गरीब होता है वही दलित होता है जी। तो जो मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में फंसे। उनको बस केवल 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी, बस इसी की चिंता में वो रहते हैं और सवेरे जाते हैं। और अभी जिस प्रकार से पूरे थ्रू आउट इंडिया में जो हमारी यूनियन और हमारा एक तो हमारा फेडरेशन है सेल के माध्यम से, और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी PSUs हैं, चाहे जैसे हम एक समझते छोटे छोटे PSU मिला करके एक समंदर है, और PSUs में सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया, जो एक सागर की तरह है, जिनके कम से कम 21 राज्यों में यूनिट्स हैं, संस्थाएं हैं, और पूरे विश्व में ये संस्था काम कर रही है। और हम इनके लिए लगातार और यहाँ पे काम करने, और मेरा ये मानना है फेडरेशन के माध्यम से, फेडरेशन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अधिकारी और कर्मचारी और मजदूर का फोरम, वो सभी इसके अंदर आता है। तो कर्मचारी तो हमारे हैं ही, अधिकारी भी है। और मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ, हमारे जो PSU सेल है इसमें लगभग 30% कर्मचारी और अधिकारी हैं। बट इसमें भी आज भी हम कहीं न कहीं से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं हमारे लोग, और आज एग्जीक्यूटिव लेवल पर हमारे लोग जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तरस रहे हैं। ये स्थिति है। बट हम चाह रहे हैं कि इस लेवल पर भी आने वाले समय में नेक्स्ट अगले माह में फिर से एक आंदोलन होगा जो सीधा संसद मार्ग पर आगे कुछ करेगा। तो ये इन आंदोलनों को हम क्या समझें? क्या इसका चूंकि असर नहीं हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि असर कहीं पर भी नज़र नहीं आता। सरकार लगातार निजीकरण पे जा रही है, लगातार निजीकरण कर रही है। और अगर हम देखते हैं कि अगर उन्हें मानना होता है किसी की बात को या उस पर कुछ कानून बनाना होता है, तो वो 10-15 लोगों के आंदोलन को भी बड़ा मानकर उस पर काम वो कर लेती है और उस पर जो है उनकी बात सुन ली जाती है। लेकिन यहाँ लाखों की भीड़ है, लाखों लोग हैं, पूरा देश उससे प्रभावित होता है, फिर भी बात नहीं सुनी जाती। यूनियनें उसका नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। क्या आपको लगता है कहाँ कर कमी है? क्या आपको लगता है किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसा है सुधीर जी कि जो यूनियंस बटे हुए हैं हमारे, वो आज की परिस्थिति में NDA की गवर्नमेंट हो या UPA की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, बट आज जो स्थिति, कठिन परिस्थिति देश में आन पड़ी है, और उसमें सबसे ज़्यादा दबा कुचला एक मतलब दलित बोलो या गरीब बोलो, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और हम लोग उसके लिए दोषी हैं। हम लोग मतलब हमारे भाई हैं और यूनियन में हैं, फेडरेशन में। अब ठीक है, हमारे PSUs में दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना SC/ST का नहीं है दूसरा। तो हम ये मानते हैं कि हमारे, और इसीलिए भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता भी दिया है कि नहीं, सिंगल लार्जेस्ट फेडरेशन एंड यूनियन। तो मेरा ये कहना कि हमारे जितने भी है, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, या और किसी, चाहे जितने PSUs हो, चाहे जो भी हो, जिस प्रकार से आपको अच्छे से याद होगा, हमारे जो वर्ग, जो लोग अभी बीच में जो घटना हुई थी और हम इनको बैकफुट पर आना पड़ गया था SC/ST, तो वो स्थिति जब तक नहीं आ पाएगी, मैं नहीं समझता वो स्थिति अपनी संभव नहीं। और हम लोग वो वैसा आंदोलन करने से ही हमारे जो गरीब मजदूर दलित भाई है उनका हम कल्याण और विकास कर सकते हैं। नहीं, इसमें राजनीति को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो एक बात कही जाती है, माननीय कांसीराम साहब भी कहा करते थे और बाबा साहब ने इस पहली बार कहा, तो पहली बार उन्होंने ही कहा था कि अगर राजनीतिक सत्ता अगर आपके पास है तो आप सारी समस्याओं का हल, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका हल निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जो बाबा साहब ने पार्टी बनाया, और बाबा साहब जो विश्व के हम बोलते हैं मतलब सबसे बड़े विद्वान हैं,
न भूतो न भविष्यति ऐसा विद्वान पैदा नहीं होगा, वो मुझे लगता भी नहीं। तो उन्होंने बड़ी आने वाले समय में 20 साल में क्या स्थिति होगी इस देश की, वो केवल SC ST दलित के नेता तो थे नहीं, वो राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र के नेता थे। तो उन्होंने मालूम था इस देश के लोगों का और इस राष्ट्र के लोगों का 20 साल में आने वाला, विशेष रूप से मेरे जो लोग हैं उन लोगों के लोगों की क्या स्थिति होगी, ये उनको अच्छे से मालूम था। और उसी को सोच करके उन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया, निधन हुए। और निधन होने के बाद में वो फिर उनका एक्चुअली, मैं आपको एक विशेष बात और आपके ध्यान में ले आता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि आंदोलन समिति, जिसका मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, 36 से भी ज़्यादा राज्यों में हमारी ब्रांचेस है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का प्रभारी भी हूँ। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बाबा साहेब ने जहाँ बैठ कर के इस देश का संविधान लिखा, 26 अलीपुर रोड विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के सामने, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उसके घर के सामने, बस सामने। तो वो वहाँ पे हम लगातार 15-20 वर्षों से वहाँ आंदोलन करते हैं। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय सम्मान रैली करते हैं, और उसको लेकर के भी हम लगातार सजग हैं, और उसको लेकर के हमने लगातार संघर्ष किया। आज वो 6 दिसंबर, 5 दिसंबर को हत्या हुई, रातों रात एक षड्यंत्र के तहत बोले या ऐसे भी उनको बॉम्बे लाया गया। और जबकि उनको मालूम था कि उत्तर क्षेत्र का जो एरिया है, अगर बाबा साहेब का निर्माण की समाधि जो वहाँ, अगर वहाँ उनका अंत्येष्टि होती, तो ये मान के चलो वहाँ जब पूरे देश के लाखों लाखों लोग, दलित लोग पहुँचते और वहाँ होते, तो एक अलग नज़ारा होता। बट उनको यहाँ लाया गया बॉम्बे में, और बॉम्बे में लाने के बाद उनको किया गया। और आज स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में दादर में उनका अंत्येष्टि होता है, और हर साल 6 दिसंबर वहाँ जाते हैं। बट अब स्थिति ये है कि जो उत्तर साइड के एरिया, और हमारे भी जो मेरे साथ जुड़े हैं कुछ 15-20 राज्यों के लोग हैं, वो आजकल दिल्ली भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाबा साहब ने बैठकर वहाँ के धरती के उस बंगले के, आज भी एक बार भारत के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक, गरीब नागरिक को 26 अलीपुर रोड जाना चाहिए। संविधान की आकृति का वो बना हुआ है, और एक बहुत ही अच्छा बना हुआ है, एक बार देखना चाहिए। वहाँ देश में बैठकर जहाँ पे उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्मा लिखा, और उसके बाद में आकर के उन्होंने यहाँ पर कई 6 लाख से भी अधिक लोगों के साथ में धम्म दीक्षा ली। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को बहुत बड़ी योजना थी। और मैं, हाँ, फिर विषय से मैं फिर जा रहा हूँ इधर। तो वो एक राजनीतिक, जहाँ तक आपने बात की, एक मान्यवर कांशीराम जी ने भी एक काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास किया। बट आज ये स्थिति है, जैसे बोलते हैं ना, मैं तो उत्तर प्रदेश में बहन जी से भी जाकर मिला हूँ उनके निवास में, और आपको ज्ञात हो 1997 में बाम से DS4 एक हुआ करती थी। उस समय भोपाल में अपेक्स बैंक के नीचे में हमारे दिवंगत नेता हरिश्चंद्र जी रामटेके, वो भी यहाँ चिमूर से चुनाव लड़े थे, और 2 बार चुनाव लड़े। सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाले, मतलब वो सबसे कम वोटों से हारने वाले प्रत्याशी थे। एक बार वो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ के, उनसे भी लड़े, तो वहाँ उनको सबसे कम से कम सेकंड पोजीशन पर है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ की जो स्थिति बनी, कैसा हुआ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उस समय वो चाहते थे, और ये उन्होंने परिकल्पना की थी, और उसमें उन्होंने, रिपब्लिकन पार्टी जाति कास्ट की पार्टी नहीं है, वो इस देश की एक राष्ट्र की पार्टी है। और उसको लोगों ने महाराष्ट्र में बोलो या अन्य कुछ जगह अपने उसको सीमित करके रखा है, या वर्ग क्षेत्र में अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने अपने ढंग से देखा जाए। तो इसमें हम ये देखते हैं, खासतौर से जब भी RPI की, अब चूँकि आपने RPI की बात की है, तो मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने इसकी शुरुआत की थी, बाबा साहब ने इसका नामकरण भी किया था, एक तरह से हम देखते हैं मजदूर फेडरेशन जो ये बनाया था, उसके बाद फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो उनकी जो
मंशा थी, वो चाहते थे कि ये जो दल है, ये राजनीतिक दल जो बना रहे हैं वो, ये जो दल है ये कहीं सत्ता पाएगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे वो जैसे जो हाल आज मजदूर यूनियनों का हुआ है, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी अध्यक्ष है या जो भी वहाँ का प्रमुख है वो अपनी व्यवस्था तो कर लेता है, बाकी जो उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उसके उसमें है ना, उनके फॉलोअर्स जो है, उनकी हालत या उस पूरे संगठन की हालत ख़राब हो जाती है। उस चक्कर में उसकी बात सुनी नहीं जाती। यहाँ स्थिति भी ऐसी कुछ नज़र आई कि जो पार्टी के जो प्रमुख लोग थे, या यूँ कहें कि जिसको भी उन्होंने, जो भी बाद में जो नेता बने बाबा साहब के बाद में, उन्होंने अपनी स्थितियां तो मजबूत कर ली, लेकिन उस वजह से पार्टी की स्थिति धीरे धीरे ख़त्म होती गई। और वो जो एक सत्ता की स्थिति आनी चाहिए, ये व्यक्तिगत सत्ता तक सीमित रह गई, पार्टी की सत्ता नहीं जम पाई। आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छा विश्लेषण है आपका। और जिस समय बाबा साहब के जाने के बाद शिवराज जी थे, अध्यक्ष बने, आपको शायद मालूम हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में रिपब्लिकन पार्टी के 11 से भी अधिक सांसद बने, 36 2 दर्जन 3 दर्जन से अधिक विधायक बने। और एक लंबे समय तक इस कम उम्र में मुझे उन तमाम जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से बने, उनको उससे भी मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े जो थे, बैरिस्टर साहब के बाबा साहब अम्बेडकर के मानस पुत्र थे, और मानस पुत्र होने के कारण सारा का सारा देश उनको एक्सेप्ट किया। और आखिरकार लेकिन स्थिति वही, वो उस समय स्थिति अच्छी थी। फिर बाद में फिर उस समय दादा साहब गायकवाड़ थे, हमारे गवई साहब थे, और बैरिस्टर राजा साहब भाऊ खोबरागड़े जी थे। तो बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े को लोगों ने इस देश को मानस पुत्र है ये बोल के नहीं, बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े एक राजा भाऊ एक बहुत बड़े राजा थे, अपने घर के बहुत बड़े धनादे, उस समय चंद्रपुर के राजा थे, उनके पिताजी राजा हुआ करते थे। और ये अपने निजी खर्चे से विदेश गए पढ़ने के लिए, और साथ में उन्होंने जो भी बच्चे को चयन करके पढ़ने लिखने के लिए भेजा, उसमें स्वयं के खर्चे से ये गए थे। उसके बाद में इस देश के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। और मैं ये बता देता हूँ, तत्कालीन समय के बाद में फिर आखिरकार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागड़े में बनाना पड़ा, टेक्निकल ऐसी स्थिति आ गई। और ये मान के मेरा ये दावा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागड़े ही बाबा साहब की ओरिजिनल पार्टी है। अगर आप इस पे बैठ करके मुझसे तथ्यात्मक बात करेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े की ही बाबा साहब की कैसी पार्टी, जो पार्टी। आपको क्या लगता है रामटेके सर कि क्या अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम ये साबित करें कि हम ओरिजिनल हैं या हम ओरिजिनल नहीं हैं या कोई और ओरिजिनल नहीं है, बनस्पत इसके कि हम उस चीज़ को मजबूत करें कि क्या अगर ओरिजिनल है तो स्वाभाविक उसको करके दिखाएं कि हाँ हम इतनी ताकत रखते हैं, या हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, वो इस तरह की है कि वो उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति प्राप्त कर ले। क्योंकि बहुत बाद में बनी हुई एक पार्टी वो एक बड़े सूबे में, एक बहुत बड़े एरिया में जो है, वहाँ वो सत्ता में आ जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, बहुत पहले की बनी हुई पार्टी वो सत्ता नहीं प्राप्त कर पाती। वहाँ के जो मुख्य प्रमुख लोग थे, उन लोगों के नाम से वो बट जाती है और एक पार्टी के जो है ना कई टुकड़े हो जाते हैं। तो इन स्थितियों पर जाने के बजाय क्या आपको लगता है कि आज भी हमको खुद को साबित करने की ज़रूरत है कि हाँ हम ही असली हैं, या इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कुछ करके दिखाएं ताकि लोग कहने लगे हाँ ये असली है? जिसमें मेरा यही कहना है कि अगर बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब पर अगर आस्था करते हैं, और उन्होंने जैसा कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा और ये सब चीज़ें बनाया, अपना समता सैनिक दल, लेकिन उनके संस्थाओं को माने, उनके भी मानने वालों के बहुत सारे टुकड़े हो गए। तो आज ये स्थिति है कि हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आस्था अगर करना है तो मैं उस समय से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, तब से लेके आज तक का, मैं किसी भी राजनीतिक नेता हो, चाहे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि
पीपल पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ ही ओरिजिनल है। बट आज स्थिति वो नहीं है। आज स्थिति है कि हम जितने भी छोटे मोटे जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि आज इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सारे राज्यों में, चाहे वो एनडीए में हो चाहे यूपीए में हो, तो सारे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, तो इसका एक बहुत बड़ा वर्चस्व। तो हम जितने छोटे छोटे ग्रुप के लोग हैं वो मिल करके, जैसे महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाना चाहिए, बनिस्पत ये नहीं कि मैं इसके साथ कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मुझे कुछ एक एमएलसी मिल जाएगा। कुछ हमारे और भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं, उन लोग सोच रहे हैं नहीं मेरे को राज्यसभा मिल जाएगा मेरी। तो ये सब करने के बजाय आज हमको महाराष्ट्र में अपनी ताकत, महाराष्ट्र एक हम लोगों का गढ़ है, वर्चस्व है। जो स्थिति आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ठीक है, जैसे अपन लोग लिखते हैं यहाँ RPI ABCDZ तक, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी स्थिति है। लेकिन वहाँ पे मायावती का एक व्यक्तित्व का अपना अलग ताकत है, तो इसीलिए जो सारी पार्टियां हैं वो विलोपित हो जाती। तथा हमारे जो दिवंगत नेता थे उस समय भी थी, बहुत सारे कुछ ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन उसको जैसे कांग्रेस आई, तो कांग्रेस आई बोलते तो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, तो मतलब कहीं ग्रुप तो है उसमें, तो बिना ग्रुप के नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इस देश में जितने ईश्वर देवी देवता संत महापुरुष हैं उनको पे आस्था अलग अलग क्यों है। तो मेरा मानना है आज हम सब जितने भी हमारे छोटे भाई और लोग बड़े भाई हैं, उन लोग अपने अपने जितने भी सामाजिक मिशन है, धार्मिक मिशन है, धार्मिक आस्था पे ले करके ही हमारे कुछ भाई लोग हैं राजनीति, इन लोग जो स्थिति बना रहे, तो हमारे भी लोग एक जो बैरिस्टर साहब भी नहीं चाहते थे, सॉरी अपने बाबा साहब भी नहीं चाहते थे कि इस देश में धार्मिक उन्माद बने या किस एक सेकुलरिज्म बनाने के लिए हम सारे जितने भी थे, और हमारे ही नहीं, हमारे क्यों, हमारे मतलब हमारे में भी, हम आपको एक विशेष बात बता दूं कि हमारे पार्टी से मैक्सिमम लोग वो कचरूलाल जैन बने, MLA बने, MP बने, वो जैन थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी लोग। डोमन सिंह नागपुरे थे, 2 बार कैबिनेट मंत्री बने। तो ये हमारे कोई हमारे ही कास्ट से हो ऐसा नहीं, और बाबा साहब भी नहीं चाहते थे। तो हमने भी ऐसा ही नेतृत्व आगे प्रदान करना चाहिए, और बाबा साहब को अपनी प्रॉपर्टी या न समझे, और एक राष्ट्र की मुख्य धारा में चलने के लिए हम सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है इस समय कम से कम, क्योंकि आपकी मुट्ठी की जो रेत है वो धीरे धीरे फिसलती चली जा रही है। और अगर इस वक्त भी न सुधरे, या यूँ कहें कि इस वक्त भी न संभलें, और हमने अगर अपनी व्यक्तिगत जो सोच है, व्यक्तिगत स्वार्थ की जो बात है, या व्यक्तिगत लालच जो है अभी भी अगर नहीं त्यागा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी परिस्थितियाँ। किसी को भी कहीं पर भी कोई बच नहीं पाएगा। तो ये आपको लगता है कि क्या इतने सारे जो गुट हैं, ठीक है बहुत सारे गुट हैं, सब ने अपने आपको नेता मान लिया, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी वो स्थितियाँ हैं, तो अगर वो स्थितियाँ हैं तो स्वाभाविक है उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। तो अगर ये स्थितियाँ कहीं पर सुधरने की कोई गुंजाइश या कोई भी ऐसी आशा की किरण आपको नज़र आती है? ऐसा है, हमारे जो दिवंगत नेता बैरिस्टर राजा वो खोबरागढ़, उन्होंने हमेशा से प्रयास किया। उन्होंने अपने भाई, उनके जो दोस्त मित्र हुआ करते थे गवई साहब, उनको साथ में जब वो दौरे में निकलते थे तो जब बोलते थे कि जब एक साथ ज्वाइन हो गए, हम लगातार कई बार यूनाइट हो गए, यूनाइट होने के बाद में फिर मिल गए, मिलने के बाद जाते हैं तो उनका एक आदमी खड़ा है, बैरिस्टर साहब के हज़ारों लोग फॉलोअर है, लेकिन उसके बाद में भी बैरिस्टर साहब ने ये सब चीज़ नहीं सोचा। और मतलब मेरा ये कहना है आज हमको अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है, और लीडरशिप अपने गौन रखो, अपना अपना जो भी दुकानदारी जो चला रहे हो उसको गौन रखते हुए अपने पार्टी को और बाबा साहब के विचारों को महत्व देने के लिए काम करें, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, राजनीतिक सामाजिक संस्था जो भी हो। जी। आप अभी क्या आपको लगता है कि क्या भविष्य है? भविष्य इसलिए जानना इस वक्त या उस पर विचार करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने, वर्तमान जो सरकार है वो जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर निर्णय ले रही है, तमाम चीज़ों को बदल रही है,
ऐसे में आपको भविष्य कहाँ नज़र आता है? क्या आपको लगता है कि आगे आने वाला जो समय है वो किसका होगा? राष्ट्र की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है और राष्ट्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी स्थिति में हम लोग जितने भी लोग हैं हमको एक होने की ज़रूरत है और संघर्ष करने की ज़रूरत है। और इसमें आप अभी जैसे मुझसे कहा कि आप लोग संगठित होकर के कहा, और ये जो जिस प्रकार से एनडीए के राज में बहुत ज़्यादा हमारे लोगों का अहित हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जैसे कम से कम जैसे अलग अलग पृथक पृथक राज्यों में सरकार है, ममता जी की सरकार है उधर, तो इनको मिलकर के, अरे हम लोग क्षेत्रीय लोग हैं, कहाँ स्टेट के लोग में हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि एनडीए से मैं खड़ा था और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे कम वोटों से हारा था, और लेकिन अब जो है बाबा साहब ने एक सपना देखा था और वो सपना तो कहीं न कहीं से पूरा हुआ है, इसीलिए तो सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। और भविष्यवाणी उनकी सही होगी, कहीं न कहीं से शुरू होगा। आरपीआई के ये पीढ़ी निकल जाएगी, कौन सी पीढ़ी आएगी। बाबा साहब बहुत बड़े राष्ट्र के दूरदृष्टा थे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक किरण तो दिख रही है। तो आवश्यकता या यूँ कहें कि अब वो वक्त आ गया है कि कम से कम हमें संभल जाना चाहिए। राजनेताओं को जो नेतृत्व कर रहे हैं वो, और ख़ासतौर से वो लोग जो लोग ये समझते हैं कि हमें अपने समाज को बचाना है या अम्बेडकरवाद को बचाना है या बाबा साहब का वो जो सपना है उसको पूरा करना है, तो ये वो समय है। अगर आपने इस वक्त सही निर्णय नहीं लिया या इस वक्त भी अगर हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में उलझे रहे तो शायद ही वो परिस्थिति बन पाएगी। एक जो बात कही जाती है कि बिना सत्ता के आपकी हक, आपके मांगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये तो तय है। और अगर सत्ता आपके पास होगी तो निश्चित रूप से आप अपनी स्थिति सुधार पाएंगे। सुनील जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और एक उम्मीद की किरण आपको भी नज़र आ रही, जैसा आपने कहा कि एक है, संभावना है। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे लोग मिलकर कहीं पर कोई एक आध मंच पर कहीं पर इस बात को समझेंगे कि हमें इस वक्त तो कम से कम जनता के लिए, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। व्यक्तिगत कामों को छोड़कर या खुद को बड़ा साबित करने के लिए जो मेहनत आप लगा रहे हैं उसको न लगाते हुए तमाम लोगों के लिए, या यूँ कहें कि सबके लिए, अगर जो कहते हैं ना सर्वजन सुखाय, तो सर्वजन सुखाय अगर आप इसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो परिस्थितियाँ बनेंगी। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने धन्यवाद, आपने हमको यहाँ बुलाया, और मैं आपसे निवेदन करूँगा बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब को इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में उनके विचारों को प्रकाशित करें। और आपके जैसे कुशल जो पत्रकारिता सोशल मीडिया में आप लंबे समय से 30-40 साल से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से, और मैं निश्चित रूप से हमारी संस्थाएं जितनी भी है, वैसे फ़िलहाल करीब 2 दर्जन से अधिक भी सामाजिक संस्थाओं का भी पेट्रान है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। पर मैं ज़रूर आपको, आपके इस चैनल को, हमारी पार्टी, हमारी संस्था है, जितना ज़्यादा सहयोग हो सकता है करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस वक्त वाकई बहुजन मीडिया को सहयोग की आवश्यकता है, और अगर इस तरह से सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से ये जो विचार है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो पाएगा, सही दिशा, सही मार्गदर्शन हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।